हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आईसीटी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, जो कंप्यूटर टर्म है वो कौन सी भाषा के शब्द से ली गई है? लैटिन। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूट, वहाँ से हमने कंप्यूटर शब्द डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट। तो पहले जब हमने कंप्यूटर डिवाइस बनाना स्टार्ट किया था तो हमारा मेन पर्पस यही था कि हम ऐसी कोई डिवाइस बनाना चाहते थे जिससे हम कैलकुलेशन कर सके। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते गए तो हमारे पास एक नए नए फीचर्स इसमें ऐड होते गए। ठीक है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? देखिए हमारे पास 1822 के अंदर इसको बनाया गया डिफरेंस इंजन को, और एनालिटिकल इंजन था जो वो बनाया 1833 में। और ये दोनों के दोनों इंजन्स किसने बनाए? चार्ल्स बैबेज ने बनाए, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता चले गया उसका आंसर। अब इसको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के अंदर 5 पार्ट्स को यूज़ किया। कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, प्रोसेसर यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऐसे करके एक और पार्ट था इसके अंदर। तो टोटल 5 पार्ट्स यूज़ किए जो हम आज के सीपीयू के अंदर हम यूज़ करते हैं इनको। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखिए कंप्यूटर के पीछे क्या साइंस है जो काम करती है। तो कंप्यूटर किसी ना किसी साइंस के ऊपर तो काम करता है ना, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी जो हमने उसके अंदर बिल्ट की हैं, प्रोग्रामिंग करके उसको बताई हैं। तो वो टेक्निक्स थी वो हमें किसने दी? एलन ट्यूरिंग ने दी। ठीक है, इन्होंने एक मशीन बनाई थी ट्यूरिंग मशीन। जो काम ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वही काम हमारा कंप्यूटर कर सकता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूरिंग। पर्सनल कंप्यूटर्स के फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो हमारे स्कूल्स में, ऑफिसेज में जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनके फादर किसको बोलते हैं? एडवर्ड रॉबर्ट को बोलते हैं। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बताया सीपीयू के अंदर क्या हो सकता है? कंट्रोल यूनिट हो सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो सकता है, मेमोरी यूनिट हो सकता है। आज के पीसीज में ये 3 कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इन तीनों में से आपको कोई 2 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। सी ऑप्शन में देखिए कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका सही आंसर है। इसमें इन्होंने कार्ड रीडर बताया है। कार्ड रीडर का एक डिवाइस है जिसको हम मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में बातचीत करते हैं? सॉरी, यूज़र और हार्डवेयर आएगा यहाँ पे। यूज़र और हार्डवेयर किसके ज़रिए आपस में बातचीत करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपने अपना मोबाइल फ़ोन स्टार्ट किया। आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर यहाँ पे कुछ आइकन्स बने होते हैं। व्हाट्सएप का एक आइकन बना हुआ है, ठीक है, एक फेसबुक का आइकन बना हुआ है, साथ में इंस्टाग्राम का आइकन बना हुआ है। अगर आपको फेसबुक ओपन करनी है देन यू विल क्लिक ऑन दिस आइकन्स। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम ओपन करनी है तो आप इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक करोगे। तो एक जो विंडो है ना, इसके ज़रिए आप अपने हार्डवेयर से बात करते हैं। ठीक है, अगर ये विंडो ना हो देन यू कैन नॉट टॉक विद योर हार्डवेयर। कई बार हमारे फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है, ठीक है, अब हमारे को स्क्रीन नहीं दिख रही तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, हम इधर उधर हाथ लगा के कुछ ना कुछ ओपन कर, कुछ ना कुछ कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास कोई विंडो नहीं है हम जिसको देख के कंप्यूटर से बात कर लें। और उस विंडो को ही हम क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस। ठीक है, वो इंटरफेस हमें किसने प्रोवाइड किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी यही रहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ हार्डवेयर। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे फर्स्ट जनरेशन में, उसके अंदर हमने लैंग्वेज यूज़ की थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में हमने लैंग्वेज यूज़ की थी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उसके अंदर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ गई हैं? हाई लेवल
लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारी कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. कहते ऐसी कौन सा मतलब एक कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं और डिवाइसेस के बीच में डेटा को शेयर करते हैं। जैसे दो कंप्यूटर्स हैं, हमने उनको कनेक्ट कर दिया और उनके बीच में अब डेटा शेयर करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। कोडेड एंट्रीज, कोडेड मतलब जिसके अंदर एंट्री नहीं शो हो रही, डोर्स आ रही है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? सभी को पता है, पासवर्ड के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। अब देखिए यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो बहुत छोटे कंप्यूटर्स हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन को भी हम कंप्यूटर कंसीडर कर सकते हैं, जो सिर्फ एक ही काम करती है, कपड़े धोने का काम करती है। तो वो जो हम अगर एक स्पेसिफिक, अब ये वाला कंप्यूटर तो बहुत सारे काम कर रहा है और एक छोटी डिवाइस है, वो सिंगल एक ही टास्क को परफॉर्म करेगी, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा फास्ट होगी क्योंकि इसको काम बहुत कम करना है, और जिसको ज़्यादा करना है वो थोड़ी स्लो रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिनी कंप्यूटर्स आर फास्टर देन अ माइक्रो कंप्यूटर्स। आप फाइल्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं? आप अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे येलो कलर के फोल्डर्स बने होते हैं। ठीक है, वहीं पे आपकी फाइल्स रहती हैं। ठीक है, तो फाइल्स आपकी कहाँ स्टोर होती हैं? फोल्डर्स के अंदर स्टोर होती हैं। What type of resources are most likely to be shared common resource in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? प्रिंटर्स को। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर्स थोड़ी कॉस्टली डिवाइसेस हैं और हर एक कंप्यूटर के लिए बाय करना इजी भी नहीं है और इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हमें शायद दिन में बहुत कम चीज़ें प्रिंट करनी पड़ सकती हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंटर। कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसको हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें चाहिए? अगर हमारे फ़ोन के साथ हमने इंटरनेट को कनेक्ट करना है, मोबाइल फ़ोन के साथ या फिर इसके साथ कंप्यूटर के अंदर, तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या होते हैं? मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है और ये नोड दूसरा कंप्यूटर है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा जाएगा वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अब आपने इस वायर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करना है इस कंप्यूटर से, ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर तक। सॉरी, एक मिनट जस्ट वेट। जैसे ये है हमारा एक कंप्यूटर, ये है दूसरा कंप्यूटर बी, ये है ए और ये है बी। आपने यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे जो डेटा रहेगा एनालॉग फॉर्मेट में रहेगा। एनालॉग मतलब कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म। जब हम उसको डेटा को सेंड करेंगे ना केबल के ऊपर, फिर हमें उस डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि डेटा के अंदर चेंजेस कम हो, डेटा करप्ट ना हो। तो उस टाइम पे जो मॉड्यूलेटर है वो क्या करेगा? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे डेटा है जो हमारा डिजिटल फॉर्मेट पे पहुँच गया। अब इस साइड पे जब डेटा रिसीव होगा इस कंप्यूटर पे, उसको डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? डीमॉड्यूलेटर। और ये दोनों फंक्शनैलिटीज़ हमने एक ही डिवाइस के अंदर ऐड कर दी हैं, मॉडेम। ठीक है, और ये अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हमें डेटा तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमें एक डिवाइस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन सी है? मॉडेम। लाइट पेन क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। यूनिवैक एक कंप्यूटर है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और सीडी रोम, सीडी जो हमारी सीडी होती है ना, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एएलयू की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। IBM 1401 ये एक कंप्यूटर है, ये पूछ रहे हैं कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे हम और भी फुल फॉर्म्स करते हैं।
LSI, VLSI, ULSI और SSI। S मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, L मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VL वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो हमारी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, बहुत छोटी सी फ्लॉपी डिस्क होती है, उसकी कैपेसिटी अब जीबी में नहीं हो सकती, जीबी में तो हमारी सीडी की भी नहीं है, ठीक है, तो किसकी होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1.44 MB। बहुत छोटी सी डिवाइस जिसको पहले यूज़ किया जाता था, कैपेसिटी कितनी थी 1.44 MB। WAN की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क है हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, लैन, मैन एंड वैन। लैन एक स्कूल के साथ, एक छोटी सी बिल्डिंग के साथ जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, लैन। पूरी सिटी का जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, मैन। पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो इंटरनेट है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। MICR इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो हमारे जो बैंक्स के चेक्स होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। EBCDIC ये 8 बिट का कोड है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को, वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आजकल ये यूज़ नहीं होता, आजकल यूनिकोड सिस्टम को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट पूछा है आपसे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर रहेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कैड की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जंक ईमेल फालतू के मैसेजेस जो सेंडर क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, हज़ारों सेंडर ईमेल आईडीज़ को एक ही बार में सेंड कर देता है, ऐसे ईमेल्स को हम क्या बोलते हैं, जंक, जो बिल्कुल वेस्ट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैम। हैकर्स क्या होते हैं, जो किसी के कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। बी इसका आंसर आएगा। What type of computers are client computers in a client server system? क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर एक सर्वर कंप्यूटर होता है और काफ़ी सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं जब इसको कुछ भी डेटा चाहिए होता है क्लाइंट कंप्यूटर, और इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कौन करता है, सर्वर कंप्यूटर रिस्पॉन्स करता है। ये मेनली इस टाइम पे हम कौन से कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट बूट, बूट का मतलब होता है स्टार्ट। आपका कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा अगर उसके पास क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके अंदर विंडोज़ ही नहीं है, या डोस नहीं है, लिनक्स नहीं है, यूनिक्स नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो डिवाइस जिसको अफोर्ड करती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। 2 लाइंस के बीच में, बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे है ना, वैसे इसमें मैंने एंटर लगाया हुआ है, लेकिन आप एग्जांपल के ज़रिए समझिए कि इन 2 लाइंस के बीच की जो स्पेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। नॉन न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा कैसे होता है, जिसके अंदर नंबर्स के साथ साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे नॉन न्यूमेरिक डेटा। जो आपका एड्रेस है ना, वो कैसा हो सकता है, हाउस नंबर 1 2 3, ठीक है, तो ये नॉन न्यूमेरिक डेटा है क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं और टेक्स्ट भी है, तो ये इसका आंसर रहेगा। एग्जामिनेशन स्कोर रहेंगे वो तो आपके हमेशा नंबर फॉर्मेट में रहेंगे, बैंक बैलेंस भी आपका नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा, तो इसका आंसर वही रहेगा, एम्प्लॉय एड्रेस। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एक कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसके ज़रिए हम आपकी जो मशीन है उसको कंट्रोल करते हैं। एक छोटी सी डिवाइस जिसको हमने
सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया आपके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है? ऑप्शंस है होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट एंड बुकमार्क। देखिए, जो सबसे पहले ओपन होगा ना वो हमेशा होम पेज होगा। जैसे हम गूगल ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर्स। जो हमने करेक्टर्स टाइप किए हैं उसकी अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे? देखिए, अब देखिए, इसकी अपीयरेंस अलग है, इसकी अपीयरेंस अलग है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, जिसके अंदर हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फेस चेंज कर सकते हैं कि वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। फेस मतलब मैं ऐसे वाला कोई फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँ, मैं ऐसे वाला कोई फ़ॉन्ट चूज़ कर लूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी फाइल को पहली बार सेव करेंगे तो क्या करेंगे आप, उसको वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी? नहीं, अगर प्रिंटर नहीं है तो वह कैसे प्रिंट होगी? उसको आपको उसको नाम देना पड़ेगा। यस, इट डज़ नॉट नीड अ नेम, उसको नेम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई बच्चा अगर आपकी फैमिली में, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई बच्चा जन्म ले, आप उसको नाम तो देंगे ही ना, नाम तो चाहिए उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इट ओनली नीड्स अ नेम इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी प्रिंटेड। मतलब अगर बच्चा घर से बाहर जाएगा तभी उसको नेम चाहिए, अदरवाइज उसको नेम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भी कोई फाइल हमारे पास पहली बार बने हमें उसको नेम तो देना ही पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसका आंसर रहेगा बी। बहुत सारे लैंड्स हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में लैंड्स हैं, बहुत बड़े एरिया के अंदर फैले हुए हैं। वो एक सिटी के अंदर नहीं उन्होंने बात की, बहुत बड़े स्केल के अंदर वो कहते फैले हुए हैं, ठीक है। तो वो किस टाइप का नेटवर्क बनाएंगे? कैन, लैन, डैन, वैन। लैन तो पहले से ही है, इन लैंड्स को तो हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, और बहुत बड़े एरिया के अंदर ये कनेक्शन है, तो वो कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। कह रहे हैं कि लैंड्स हैं, बहुत बड़े एरिया के अंदर फैले हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैन। अगर इन्होंने सिटी लिखा होता तो हम क्या बोल देते? मैन। लेकिन सिटी नहीं लिखा हुआ, इन्होंने बोला बहुत बड़े एरिया के अंदर हैं, तो हम वैन के साथ जाएंगे। कहते कौन सी डेटा एंड प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर होंगे? जब प्रोसेसर उनको यूज़ करेगा। जब सीपीयू को डेटा एंड प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं ना, तो वो कहाँ पे स्टोर करेगा? मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, रैम एंड रोम के अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई डेटा, कोई हमारी फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। डैश रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स का मतलब मैंने लिखा ए 89 9th। यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। जब हमें कुछ भी क्लियर ना हो, जो हमारी इंफॉर्मेशन है ऐसे ही बेढंगे तरीके से पड़ी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा। लेकिन अब हमने इस इंफॉर्मेशन को एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नेम, क्लास, मार्क्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए 9th 89। अब आपको पता चल गया कि एक बच्चा है ए, 9th क्लास में उसके कितने मार्क्स आए हैं? 89 मार्क्स आए हैं, ठीक है। इससे आपको जो डेटा है उसका मीनिंग क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। तो जहाँ से हमें मीनिंग पता चले उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जिससे हमें कुछ भी ना पता चले उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। और कंप्यूटर का मेन काम यही है, वो डेटा को हमेशा किस में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। रीड ओनली मेमोरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको यूजफुल बनाता है? देखिए, रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। नहीं, रोम के अंदर एक बार हमने इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया, वो दोबारा से इजीली अपडेट नहीं हो सकती, उसको जिसने कंप्यूटर बनाया है वही उसको अपडेट करेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन,
रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। नहीं, इसके अंदर तो हम बहुत थोड़ा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमारा बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, वही हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, रोम चिप्स आर इजीली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। नहीं, रोम जो चिप्स होती हैं वो हमेशा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहती हैं। आपकी वाली रोम की चिप मेरे वाले कंप्यूटर के अंदर नहीं चल सकती, तो ये भी हमारा रोंग है। तो सही क्या है? बी। कहते हैं रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर हमारा कंप्यूटर बंद कर दें हम, तो उसके अंदर का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता। यस, तो रोम के अंदर कभी भी डेटा डिलीट नहीं होता जब तक प्रोग्रामर उसको डिलीट नहीं करेगा, तो इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। बिना बिजली के भी इसके अंदर डेटा हमेशा सेव रहता है। अगर हम रैम की बात करें, तो जैसे ही रैम क्या है? वॉलेटाइल है। जैसे ही हमने कंप्यूटर को बंद किया, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमेशा डिलीट हो जाएगा। What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? पॉसिबल फॉल्ट्स को आपको फाइंड आउट, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम ये बोलते हैं ना डायग्नोज करो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को भी हम क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स। Which programming languages are classified as low level languages? Options हैं बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, सी प्लस प्लस, प्रोलोग, असेंबली लैंग्वेज। देखिए ये तीनों की तीनों हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, लो लेवल हमारे पास दो ही लैंग्वेजेस हैं, एक तो असेंबली और एक मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास असेंबली, जिसको हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। एंटीवायरस इसमें से कौन सा नहीं है? ये सारे के सारे एंटीवायरस है। नैव भी है, एफप्रोट और MCFA, ये तीनों एंटीवायरस हैं। लेकिन ओरेकल जो है आपका DBMS सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस चाहिए होगी? जॉयस्टिक, मोडम, CD ड्राइव एंड NIC कार्ड। तो उसका आंसर रहेगा मोडम। DMA stands for डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जोहन नेपियर ने लॉगरिदम को कब डेवलप किया था? हम मैथ्स के अंदर करते हैं ना, log 2n ऐसे करके सम्स करते थे पहले, अब तो भूल गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था लॉग का, ये किसने इन्वेंट किया था? जोहन नेपियर ने। कब? 1614 में। नॉर्मल CD रोम की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी? देखिए GB में तो वो स्टोर कर ही नहीं सकता, GB में तो हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर करती है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 680 की भी नहीं, बिकॉज अगर हमारी फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB है, तो CD तो उससे बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता। और 680 बाइट तो उससे भी छोटा हो गया। नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 680 MB। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। ठीक है, MIS की फुल फॉर्म क्या है? मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसको कौन यूज़ करेंगे? मैनेजर्स। तो वो इंफॉर्मेशन भी किनको प्रोवाइड करेंगे? मैनेजर्स को, ताकि वो डिसीजंस ले सके। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने ICT के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, और आई थिंक मैंने आपको बहुत कम टाइम के अंदर समझाया, बिकॉज आपका जो EMRS का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस PDF पे ही आप देख सकते हैं, @EMRS_NVS। ये चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं इसके PDF के लिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।